सोचो, इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर एक ऐसा क्राइसिस क्विकली ग्रो हो रहा है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। ना वो डेली हेडलाइंस का परमानेंट पार्ट है, ना सोशल मीडिया पर उसकी उतनी हाइप है जितनी दूसरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को मिलती है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के बिल्कुल पास एक ऐसा खतरा है जो अगर कंट्रोल से बाहर गया तो वो इंडिया को भी खतरे में डाल देगा। इंडिया के बॉर्डर पर जस्ट चिपक एक कंट्री है जहां डेमोक्रेसी कोलैप्स हो चुकी है, जहां पूरा पावर स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया है, सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिससे धीरे धीरे एक पूरी कंट्री अब कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल रही है। और ऐसा सच में हो रहा है म्यांमार में। लेकिन सबसे डेंजरस क्या है पता है? कि दुनिया के ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स लाउड होते हैं, टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई देते हैं और ब्रेकिंग न्यूज बन जाते हैं। लेकिन म्यांमार का क्राइसिस साइलेंट है और साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब दुनिया का अटेंशन कम होता है तब इंस्टेबिलिटी और ज्यादा स्प्रेड होने लगती है। और इसी इंस्टेबिलिटी के बीच एशिया में एक हिडन गेम और भी चल रहा है, जहां चाइना अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपांड कर रहा है और इंडिया एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्योंकि म्यांमार इंडिया के लिए सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी का गेटवे है, बॉर्डर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है और चाइना के अगेंस्ट लार्ज स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ओपनली इसमें पार्ट भी ले सकता है और कम्प्लीटली इसको इग्नोर भी कर सकता है। और अगर म्यांमार अनस्टेबल रहता है तो उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सकता है। और इसीलिए म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फॉरेन न्यूज नहीं, ये इंडिया के फ्यूचर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है। तो एक्चुअल इशू क्या है? म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए एक हिडन सिक्योरिटी थ्रेट क्यों बन रहा है? फ्यूचर में ये क्राइसिस और कितना डेंजरस हो सकता है? आज हम इसी ओवरलुक्ड कॉन्फ्लिक्ट को गौर से समझने की कोशिश करेंगे। म्यांमार को समझने के लिए पहले उसका रिसेंट बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव करके मिलिट्री जंटा ने पावर सीज कर लिया। ये मूव पूरे कंट्री के लिए मैसिव शॉक था। पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। इनिशियली लोग डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए पीसफुली स्ट्रीट्स पर आए, लेकिन सिचुएशन जल्दी खराब होने लगी। मिलिट्री क्रैकडाउन्स इंटेंस हुए, अरेस्ट बढ़ गए और वायलेंस ग्रो होने लगा और धीरे धीरे प्रोटेस्ट आर्म रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होने लगा। लोकल डिफेंस ग्रुप्स फॉर्म हुए। एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से मिलिट्री के अगेंस्ट एक्टिव थे, उन्होंने भी अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि म्यांमार मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिवाइड होने लगा। कुछ रीजन्स मिलिट्री कंट्रोल में, कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस में और कुछ एथनिक मिलिशियाज के अंडर, और बॉर्डर रीजन्स कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गए। ये सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रही, ये सिक्योरिटी गैप बन गया। और जियोपॉलिटिक्स में सिक्योरिटी गैप कभी एम्प्टी नहीं रहता, कोई ना कोई उस स्पेस को फील करता ही है, कभी स्मगलर्स तो कभी एक्सटर्नल पावर्स। और इसी पॉइंट पर इंडिया का कंसर्न और सीरियस हो जाता है। इंडिया और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है। ये बॉर्डर कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को। ये रीजन ज्योग्राफी के हिसाब से ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ डेंस फॉरेस्ट, रिमोट विलेजेस, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रॉस बॉर्डर कम्युनिटीज है। हिस्टोरिकली बॉर्डर के दोनों साइड्स पर ट्राइब्स और फैमिलीज कनेक्टेड रहे हैं। ये कोई सील्ड यूरोपियन स्टाइल बॉर्डर नहीं है, यहाँ मूवमेंट्स हिस्टोरिकली होते रहते हैं और इसी वजह से इंस्टेबिलिटी का रिस्क और हाई हो जाता है। अगर नेबरिंग साइड पर कॉन्फ्लिक्ट्स एक्टिव हो तो उसके रिपल इफेक्ट्स बॉर्डर क्रॉस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हिस्टोरिकली इंसर्जेंसी और एथनिक टेंशंस का सेंसिटिव रीजन रहा है। ऐसे में म्यांमार इंस्टेबिलिटी एडिशनल प्रेशर क्रिएट करती है। तो यहाँ पर इंडिया को 4 मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नंबर 1, इंसर्जेंसी रिस्क। इंडिया ने डिकेड्स तक नॉर्थ ईस्ट रिवोल्ट को हैंडल करने के लिए मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंडक्ट किए। सिचुएशन काफी इंप्रूव भी हुई, लेकिन म्यांमार इंस्टेबिलिटी ओल्ड प्रॉब्लम्स को रिवाइव कर सकती है। अगर बॉर्डर के अक्रॉस गवर्नेंस वीक हो तो मिलिटेंट मूवमेंट इजी हो जाता है, जिससे सेफ हाइडआउट्स पॉसिबल होते हैं, सप्लाई रूट्स एक्टिव हो जाते हैं और मूवमेंट ट्रैकिंग डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी एजेंसीज को डबल अलर्ट रहना पड़ता है। इंडिया हिस्टोरिकली म्यांमार अथॉरिटीज के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन मेंटेन करता रहा है, जॉइंट ऑपरेशंस भी हुए हैं। लेकिन अब जब म्यांमार खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा है तो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन नेचुरली वीक हो गया है। और यही इंडिया का मेजर कंसर्न है, क्योंकि कभी कभी इंस्टेबिलिटी डायरेक्ट अटैक के फॉर्म में नहीं आती, वो स्लोली सिक्योरिटी गैप्स क्रिएट करती है। नंबर 2, रेफ्यूजी प्रेशर। कॉन्फ्लिक्ट का एंगल भी काफी इंपॉर्टेंट है। वायलेंस की वजह से म्यांमार से रेफ्यूजीज सेफ रीजन्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे मिजोरम और मणिपुर अफेक्ट हो रहा है। बहुत लोग ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। ह्यूमन लेवल पर यह कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है,
लोग वायलेंस और एयर स्ट्राइक से बचकर सेफ्टी ढूंढते हैं, लेकिन गवर्नेंस के व्यू पॉइंट से सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि रेफ्यूजी इनफ्लो मल्टीपल चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि शेल्टर, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी, लोकल रिसोर्स प्रेशर, पॉलिटिकल इशू एंड बॉर्डर स्टेट्स को ऑलरेडी पॉलिटिकल डायनामिक्स फेस करने होते हैं। ऐसे में ह्यूमन कंपैशन और सिक्योरिटी कंसर्न्स को बैलेंस करना इजी नहीं होता। इसीलिए म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, डोमेस्टिक गवर्नेंस का चैलेंज भी है। नंबर 3, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल नेटवर्क्स। अब आते हैं एक और डेंजरस लेयर पर। म्यांमार रीजन लार्जर गोल्डन ट्रायंगल एरिया के क्लोज है। ये एरिया हिस्टोरिकली नारकोटिक्स ट्रेड के लिए फेमस रहा है, और जब स्टेट अथॉरिटीज वीक पड़ती है तो इलीगल नेटवर्क्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स ब्लैक मार्केट को बूस्ट करते हैं, जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन्स स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड रूट्स एक्सेस करना इजी हो जाता है, और ये सब इंस्टेबिलिटी के साथ रैपिडली ग्रो करता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ड्रग अब्यूज ऑलरेडी सीरियस कंसर्न रहा है। म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट इलीगल फ्लोस को और इंटेंस कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये सोशल और सिक्योरिटी दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कभी कभी बुलेट से ज्यादा डेंजरस इलीगल इकोनॉमीज होती है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट को फंड भी करती है और सोसाइटीज को इंटरनली वीक भी बनाती है। नंबर 4, चाइना फैक्टर। अब बड़े स्ट्रेटेजिक लेयर पर आते हैं। म्यांमार इंडिया के लिए सिर्फ बॉर्डर इशू नहीं है, ये चाइना इक्वेशन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाइना म्यांमार में डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मेंटेन करता है। अगर म्यांमार लंबे टाइम तक इंस्टेबिलिटी में रहता है और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, तो इंडिया के लिए रीजनल बैलेंस और डिफिकल्ट हो सकता है। इंडिया म्यांमार को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट मानता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के स्ट्रेटेजिक प्लान म्यांमार स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर म्यांमार अनस्टेबल है तो रीजनल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स स्लो हो सकते हैं, और इनडायरेक्टली चाइना को रिलेटिव एडवांटेज मिल सकता है। इसीलिए म्यांमार इंडिया के लिए सिर्फ ह्यूमन कंसर्न नहीं, स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड का इंपॉर्टेंट पीस भी है। इंडिया की सिचुएशन इजी नहीं है। अगर इंडिया ओपनली म्यांमार मिलिट्री जंटा को क्रिटिसाइज करे तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इंडिया जंटा के अगेंस्ट एंगेजमेंट कंटिन्यू रखे तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है, और अगर इंडिया डिस्टेंस मेंटेन करे तो चाइना इन्फ्लुएंस और बढ़ा सकता है। बेसिकली इंडिया एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रीजनल स्ट्रेटेजी और इंटरनेशनल ऑप्टिक्स सब साथ में मैनेज करने पड़ते हैं। जियोपॉलिटिक्स में कई बार परफेक्ट आंसर एग्जिस्ट नहीं करता और सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है, और म्यांमार एग्जैक्टली वैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में से एक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा होता गया तो बॉर्डर इंस्टेबिलिटी और इंक्रीज हो सकती है, जिससे इलीगल ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स स्ट्रांग हो जाएंगे और रेफ्यूजी प्रेशर ग्रो करेगा, जिससे रीजनल प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। मतलब एक नेबरिंग कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल लेयर्स में इंडिया को इनडायरेक्टली प्रेशर कर सकता है। ये इमीडिएट विजिबल क्राइसिस नहीं है, ये स्लो बर्न सिक्योरिटी चैलेंज है, और हिस्ट्री बताती है कि स्लो थ्रेट्स कभी कभी सबसे डेंजरस प्रूव होते हैं, क्योंकि उन्हें पब्लिक अटेंशन कम मिलती है, और जब तक डेंजर क्लियरली विजिबल होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी कंट्रीज को सबसे बड़ा थ्रेट्स टैंक्स या मिसाइल से नहीं मिलता, न ड्रामेटिक इन्वेजन से, वो सिर्फ थ्रेट बिल्ड होता है एक अनस्टेबल बॉर्डर के फॉर्म में, एक ब्रोकन नेबरिंग स्टेट के फॉर्म में, एक कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में, जो धीरे धीरे रीजनल स्टेबिलिटी को वीक कर देता है। म्यांमार का क्राइसिस दुनिया के लिए एक और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए यह बड़ा इक्वेशन है। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, रीजनल इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है, और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी। जियोग्राफी इमोशंस नहीं समझती। अगर आपका नेबर अनस्टेबल है तो उसका इम्पैक्ट आपकी सिक्योरिटी कंसर्न का हिस्सा बन ही जाता है। इंडिया के लिए म्यांमार सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री नहीं, एक स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइन है और एक सिक्योरिटी टेस्ट है। और आने वाले सालों में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच जो साइलेंट स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट चलेगा, उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर म्यांमार से ही डिफाइन होगा, क्योंकि हर डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट लाउड नहीं होता। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हेडलाइन से दूर होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट फ्यूचर को शेप करता है, और शायद म्यांमार उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट में से एक है जिसे इग्नोर करना ईजी है, लेकिन ओवरलुक करना महंगा पड़ सकता है। और अब असली सवाल यही आता है कि अगर म्यांमार का क्राइसिस और बड़ा होता गया तो क्या इंडिया टाइम रहते इस साइलेंट थ्रेट को हैंडल कर पाएगा? तो इस बारे में आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।